1913 एक आदमी दिवालिया होने की कगार पर अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक कैमरा खरीदता है। उसे पागल कहा गया, उसका मजाक उड़ाया गया। उस दौर में औरतें फिल्मों में काम कर नहीं सकती थी। अंग्रेजी हुकूमत हर सीन पर नजर रखती थी। पैसा नहीं था, तकनीक नहीं थी, कोई भरोसा करने वाला नहीं था। लेकिन 110 साल बाद वही सपना दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खड़ा होकर एक ऑस्कर उठाता है। ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, ये कहानी है हर उस दीवार की जो इस इंडस्ट्री को रोकने के लिए खड़ी की गई थी, और हर उस जज्बे की जिसने उन दीवारों को तोड़ दिया। ये कहानी है भारतीय सिनेमा की। जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ? वो गेम्बो खुश हुआ। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। 1896 में बॉम्बे के बॉटसन होटल में लूमियर ब्रदर्स की चलती फिरती तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया। भीड़ जमा हुई, तालियां बजी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि भारत खुद ऐसी फिल्में भी बना सकता है। एक आदमी ने सोचा जिसका नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के। एक ईसाई मिशनरी फिल्म द लाइफ ऑफ क्रिस्ट देखने के बाद उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर पर्दे पर ईसा मसीह आ सकते हैं तो हमारे देवी देवता क्यों नहीं? लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं था। पहली दिक्कत था पैसा। फाल्के के पास फिल्म मेकिंग सीखने के लिए लंदन जाने तक का पैसा नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे और अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगा दी। दूसरी दिक्कत थी तकनीक। भारत में कोई कैमरा नहीं बनता था, कोई फिल्म स्टॉक नहीं मिलता था, हर एक चीज विदेश से मंगानी पड़ती थी। तीसरी और सबसे बड़ी दिक्कत थी समाज। उस दौर में एक सभ्य घर की औरत, उनके लिए फिल्मों में काम करना पाप माना जाता था। फाल्के को अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र के लिए एक भी अभिनेत्री नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया? रानी तारामती का किरदार एक पुरुष अभिनेता अन्ना सालुके से करवाया गया। सोचिए, भारत की पहली फिल्म में एक औरत का किरदार भी एक पुरुष को निभाना पड़ा, क्योंकि समाज औरतों को पर्दे पर देखने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी 1913 में राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई, भारत की पहली फीचर फिल्म। एक आदमी जिसने डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग, कैमरा सब कुछ खुद संभाला। एक अकेला आदमी, एक स्टूडियो और अपनी जिद के साथ खड़ा। धीरे धीरे फिल्में बढ़ी और दर्शक भी बढ़ने लगे, मगर एक नई मुसीबत भी साथ आने लगी। अंग्रेजी हुकूमत को डर था, अगर भारतीय सिनेमा आजादी की चिंगारी को भड़का सकता है तो इसे कुचलना बहुत जरूरी है। 1918 में अंग्रेजों ने लागू किया सिनेमेटोग्राफ एक्ट। अब हर फिल्म को रिलीज होने से पहले सरकारी मंजूरी मिलना जरूरी था। 1921 में बनी भक्त विदुर, जिसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसे कपड़े पहनता था, तुरंत बैन कर दी गई। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सभी जगह बैन हो गई। लेकिन भारतीय फिल्म मेकर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने रास्ता निकाला और छुपे हुए संदेश निकाले। 1913 की फिल्म किस्मत में गाना आया, दूर हटो ओ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो वालों, हिंदुस्तान है। दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से सीधे सीधे अंग्रेजों को चुनौती, मगर इतनी चालाकी से लिखा गया कि सेंसर बोर्ड कुछ समझ ही नहीं पाया। ये गाना बरसों तक थिएटर्स में गूंजता रहा, आजादी की आग को हवा देता हुआ अंग्रेजी नाक के नीचे से। सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक हथियार भी बन चुका था। 1931 में आई आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म। दर्शकों के लिए ये बिल्कुल जादू बन गया था। लेकिन यही मूवी इंडस्ट्री के अंदर एक तूफान लेकर आई। सैकड़ों मूक फिल्म के स्टार्स जो अपने चेहरे और एक्सप्रेशन के लिए मशहूर हुए थे, उनकी आवाज, उनका उच्चारण, उनकी भाषा मायने रखने लगी। जिनकी आवाज अच्छी नहीं थी, जिन्हें हिंदी या उर्दू ठीक से बोलनी नहीं आती थी, उनका करियर रातों रात खत्म हो गया। पूरी टेक्नोलॉजी, बदलने का खर्चा, नए कैमरे, साउंड इक्विपमेंट, स्टूडियो, छोटे प्रोडक्शन हाउस इसे झेल ही नहीं पाए और कुछ स्टूडियोज बंद हो गए। फिर भी जो बचे उन्होंने इसको नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया, और उसी दौर में जन्मी वो चीज जो आज तक भारतीय सिनेमा की पहचान है, गाना और नाच, जो हर फिल्म की जान बन गए। अब 1947 में भारत आजाद हुआ, मगर आजादी के सपने के साथ एक गहरा जख्म छोड़ गई, बंटवारा। लाहौर, जो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र था, अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। सैकड़ों एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन, टेक्नीशियन रातों रात अपना घर, अपना स्टूडियो, अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर बॉम्बे की तरफ भागे। कुछ के पास सिर्फ एक बैग था तो कुछ के पास अपना हुनर।
लेकिन इसी दर्द से एक नई ताकत जन्मी। इन्हीं शरणार्थी कलाकारों ने आगे चलकर बॉम्बे इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नए संगीतकार, नए लेखक और नए कहानीकार दिए। एक देश टूट गया, मगर सिनेमा ने उसे फिर से जोड़ने की कोशिश की। आजादी के बाद नया भारत खुद को खोज रहा था। गरीबी, बेरोजगारी और शहरों की तरफ पलायन, और सिनेमा ने इसी सच्चाई को अपना आईना बना लिया। राज कपूर ने अपनी फिल्मों में एक ऐसा किरदार गढ़ा, फटे कपड़े में मगर दिल से अमीर, जो हर आम आदमी का आईना बन गया। सत्यजीत रे ने बनाई पाथेर पंचाली, इतने कम बजट में कि उन्हें अपनी पत्नी के गहने और अपने बीमा पॉलिसी तक गिरवी रखनी पड़ी, ठीक फाल्के की तरह, लेकिन दशकों बाद। फंडिंग नहीं थी। बड़े स्टूडियोज इन 8 फिल्मों में पैसा लगाने से डरते थे, कहते थे ये कमर्शियल नहीं चलेंगी। फिर भी ये फिल्में बनी और दुनिया ने उन्हें पहचाना। कान फिल्म फेस्टिवल तक भारतीय सिनेमा पहली बार पहुंच गया। इसी दौर में उभरा पैरेलल सिनेमा, छोटे बजट बड़े सच। कलाकारों ने ग्लैमर छोड़कर समाज के दर्द को दिखाने की हिम्मत की। 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी और एक बार फिर सिनेमा पर सरकारी शिकंजा कस गया। इस बार सरकार अपनों की ही थी। फिल्म किस्सा कुर्सी का, जो उस दौर में राजनीति पर एक तीखा व्यंग्य थी, पूरी तरीके से बैन हो गई। कहा जाता है कि इसकी सारी प्रिंट्स तक जब्त करके जला दी गई। फिल्म मेकर्स डर में जीने लगे, क्या दिखाया जा सकता है क्या नहीं। ये लाइन हर दिन धुंधली होती गई, लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, सिर्फ इसीलिए कि उनकी सच्ची कहानी लोगों तक पहुंच सके। आजादी की लड़ाई खत्म हुई, मगर अभिव्यक्ति की लड़ाई वो कभी खत्म नहीं हुई। 1980 के दशक में एक नई मुसीबत सामने आई, जो गोली या सेंसर से नहीं बल्कि चोरी से आई। वीडियो कैसेट पायरेसी। फिल्म रिलीज होने के कुछ ही दिनों में सस्ती नकली कॉपियां बनकर बाजार में जाने लगी। लोग थिएटर जाने के बजाय घर बैठे बैठे पायरेटेड कैसेट देखने लगे। प्रोड्यूसर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ। कई छोटे प्रोडक्शन हाउस दिवालिया हो गए। कुछ फिल्में तो रिलीज होने से पहले ही लीक हो जाती। सालों की मेहनत रातों रात बर्बाद होने लगी। फिर 2000 के दशक में डीवीडी और इंटरनेट के साथ ये समस्या और बड़ी हो गई। आज भी हर बड़ी फिल्म की रिलीज के साथ इंडस्ट्री एक अनदेखी जंग लड़ती है पायरेसी के खिलाफ। फिर भी इंडस्ट्री ने हार नहीं मानी। नई तकनीक, नए कानून, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन, हर मुश्किल के जवाब में एक नया रास्ता निकाला गया। 1970 के दशक में जन्मा मसाला फॉर्मूला, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी गाने अब एक साथ आने लगे। बॉलीवुड घर घर में पहुंच गया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक कहानी हमेशा दबी रही, क्षेत्रीय सिनेमा का संघर्ष। तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी और मलयालम सिनेमा, दशकों तक इन्हें छोटा सिनेमा समझा गया। इनके पास बॉलीवुड जैसा बजट नहीं था, न मार्केटिंग, न नेशनल पहचान। फिर भी इन्हीं क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज ने कुछ सबसे बेहतरीन, सबसे साहसी सिनेमा बनाया। इन्हें दशकों तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर दुनिया ने इन्हें पहचाना। भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। 2020 में कोविड महामारी आई। भारत में भी थिएटर बंद हो गए। महीनों तक कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई। हजारों लोग, जूनियर आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, सेट वर्कर्स, छोटे थिएटर मालिक बेरोजगार हो गए और कई सालों की मेहनत से बनी फिल्में बिना रिलीज से अटकी रही। इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा संकट था। क्या सिनेमा घर कभी वापस भरेंगे? लेकिन एक बार फिर भारतीय सिनेमा ने खुद को ढाला। OTT प्लेटफॉर्म्स का दौर शुरू हुआ। फिल्में अब सीधे घर घर तक पहुंचने लगी, और जब थिएटर्स वापस खुले तो लोग वापस लौटे, शायद पहले से भी ज्यादा प्यार के साथ। और फिर आया वो दौर जिसका इंतजार 100 साल से था। RRR, कांतारा, बाहुबली, इन फिल्मों ने साबित किया कि कहानी अगर सच्ची हो तो उसे भाषा की, बजट की या छोटे सिनेमा टैग की जरूरत नहीं है। 2023 में नाटू नाटू गाने ने ऑस्कर जीता। सोचिए, वही देश जहां 1913 में एक फिल्म के लिए अभिनेत्री तक नहीं मिली थी, जहां अंग्रेजों ने फिल्मों पर पहरा बिठाया था, जहां अपनी सरकार ने फिल्में बैन की, जहां पायरेसी ने इंडस्ट्री को बार बार तोड़ने की कोशिश की, आज उसी देश का सिनेमा दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़ा था। मुख्य फिल्मों से लेकर ऑस्कर तक ये सिर्फ फिल्मों के तरक्की की कहानी नहीं है, ये कहानी है हार न मानने की। हर दौर में किसी न किसी दीवार ने इस इंडस्ट्री को रोकने की कोशिश की। हर बार भारतीय सिनेमा टूटा और हर बार वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठा। दादा साहेब फाल्के का वो सपना कि भारतीय चेहरे, भारतीय कहानियां बड़े पर्दे पर आए, आज भी जिंदा है, हर संघर्ष के साथ, हर नई फिल्म के साथ। और शायद यही वजह है कि भारतीय सिनेमा इतना खास है, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं दिखाता, ये खुद एक कहानी है, संघर्ष की, जज्बे की और कभी ना हारने की। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।